यह कहानी है उत्तराखंड में गारहवाल के पौड़ी गांव की, जो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। उस गांव के हर परिवार के एक कुल देवता या कुल देवी होते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर अपने कुल देवता की पूरी श्रद्धा से पूजा की जाए तो वह उस परिवार के सब लोगों को हर बुरी चीज से बचाते हैं। ऐसा ही एक नेक परिवार था जिनका नाम मैं नहीं बता सकता। वह बहुत ही खुशहाल और सादा परिवार था। उनके घर में माँ, बाप और उनके 2 बच्चे थे। बाप एक किसान थे और रोज बहुत मेहनत से खेतों में काम करते थे और माँ घर का सारा काम बहुत खूबी से करती थी। और वे लोग अपने कुल देवता की पूजा करने रोज मंदिर जाया करते थे। देखते ही देखते उनके दोनों बच्चे बड्ढे हो गए। उन्होंने शादियां कर लीं और अपने अपने घर बसा लिए। घर का छोटा बेटा गगन फौज में भर्ती हो गया और अपने परिवार के साथ दिल्ली चला गया। बद्धा बेटा सुशील भी अपने परिवार के साथ किसी बद्धे शहर में रहने लगा। ये बात सन 2000 से पहले की है, जब गांव के लोगों ने बद्धे शहरों में रोजगार के लिए जाना शुरू ही किया था। तो उनका छोटा बेटा दिल्ली में बस चुका था और उसका परिवार भी बहुत ही सादा था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम मधु था। उसकी 2 बेटियां थीं जो स्कूल जाती थीं, खेलती कूदती थीं, बस एक आम मिडिल क्लास परिवार की तरह। गगन का ज्यादातर वक्त फौज में गुजरता था, इसलिए उसकी बीवी बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ देती थी। वह ध्यान रखती थी कि उनकी पढ़ाई ठीक से हो, उनका होमवर्क पूरा हो और स्कूल से कोई शिकायत ना आए। मधु को ज्यादा शौक नहीं थे, लेकिन हाँ, उसे पायल पहनने का बहुत शौक था। साल में गगन को मुश्किल से 2-3 महीने की ही छुट्टी मिलती थी। आप जानते ही हैं कि एक सिपाही की जिंदगी कैसी होती है। उन्हें देश की हिफाजत के लिए महीनों तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, लेकिन वे इसे निभाते हैं। इस परिवार के दिन भी ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन अचानक गांव से उन्हें फोन आता है। उनके पिताजी यानी उन बच्चियों के दादा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उनकी मां ने उसे गांव में बुलाया ताकि वह आखिरी बार अपने पिताजी से मिल सके, अगर उन्हें कुछ हो जाए तो। अपनी मां की बात मानकर गगन ने छुट्टी ली और अपने परिवार के साथ गांव यानी पौड़ी चला गया। उसका बड़ा भाई सुशील भी अपने परिवार के साथ आ गया। वे कुछ दिन गांव में रहे, अपने पिताजी की देखभाल की, अपनी मां की मदद की और जैसे ही उनके पिताजी की तबीयत कुछ बेहतर हुई, वे अपने अपने परिवार के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि तुम्हें दिल्ली क्यों जाना है? अगर सब लोग दिल्ली चले जाएंगे तो गांव में कौन रहेगा? गांव वालों के बिना ये गांव एकदम वीरान हो जाता है। ऐसा क्या है दिल्ली में? गांव में हमारे पास सब कुछ है। क्या तुम्हें किसी चीज की कमी हुई थी? अपने लोग हैं, अपनी खेती है, अपने गाय भैंस हैं और ताजी हवा और पानी भी है। गगन को लगा कि पिताजी की बात सही है और उसने उनकी बात मानकर गांव में ही रहने का फैसला लिया। लेकिन उसका बड़ा भाई सुशील अपने परिवार के साथ शहर चला गया, तो अब गगन का परिवार गांव में रहता था और वह फौज में ड्यूटी के लिए गांव से बाहर जाता था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ महीनों बाद गगन के पिताजी की मौत हो गई और पूरा परिवार गमगीन हो गया। वे जैसे तैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका पूरा दिन खेती करने और जानवरों की देखभाल करने में गुजर जाता था। घर की दोनों बेटियां गांव के एक स्कूल में थीं। वे वहां पढ़ने जाती थीं और शाम को गांव में अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती थीं। गगन भी अपनी ड्यूटी पर चला जाता और साल में कुछ महीनों के लिए अपने परिवार के पास वापस आता और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें दिल्ली की लाइफस्टाइल के मुकाबले यहां रहना बेहतर लगने लगा था। कुछ सालों बाद मधु दोबारा गर्भवती हुई और घर में कहोशियां वापस आ चुकी थीं। उस वक्त गगन फौज में ड्यूटी पर था, तो यह खबर सुनते ही वह अपनी बीवी की मदद करने और उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए घर वापस आ गया था। गगन की मां बहुत खुश थी और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये लोग कुल देवता और कुल देवियों पर बहुत यकीन करते थे, तो गगन की मां हमेशा अपनी कुल देवी की पूजा करती थी। इन लोगों के वापस आने के बाद अब हर रोज सुबह वह अपनी बहू मधु के साथ कुल देवी की पूजा करने जाती थी।
ये उनकी आदत की वजह से भी था, लेकिन वह ज्यादातर कुल देवी की पूजा इसलिए करती थी ताकि उनका परिवार खुश रहे और उनमें सुख शांति बनी रहे। वह यह यकीनी बनाती थी कि वे लोग रोज मंदिर जरूर जाएं, चाहे बारिश हो या सर्दी। इसी तरह एक दिन बारिश हो रही थी और वह अपनी बहू के साथ सुबह सुबह मंदिर के लिए घर से निकल गई। चूंकि उस दिन गगन किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था, तो उन्होंने दोनों बेटियों से कहा कि घर का ध्यान रखना और बाहर कहीं मत जाना। अब आप जानते ही होंगे कि ज्यादातर गांव की सड़कें कच्ची होती हैं, खासकर उन गांवों की जो पहाड़ों से घिरे हों। वहां जब बारिश होती है तो रास्ते फिसलन भरे और कीचड़ से भरे हो जाते हैं, और यह एक आम बात है। इसी तरह उस दिन भी सुबह क्योंकि बारिश हो रही थी तो रास्ता कच्चा होने की वजह से फिसलन थी। मधु और उसकी सास मंदिर की तरफ जा ही रही थी कि अचानक मधु की सास का पैर फिसल गया और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मधु का हाथ पकड़ा, जिसकी वजह से दोनों फिसल गईं और इसी वजह से उन दोनों की मौत हो गई। असल में दोनों की नहीं, तीनों की। गगन की मां, मधु और मधु के पेट में पल रहे बच्चे की भी। गगन दोपहर को अपना काम खत्म करके घर वापस आया, लेकिन मधु और उसकी मां अभी तक नहीं आई थी। इसलिए गगन गांव के कुछ लोगों के साथ अपनी बीवी और मां को ढूंढने चला गया। चूंकि उसे यह मालूम था कि उसकी मां और बीवी रोज सुबह मंदिर जाती हैं, तो वह उन दोनों को ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर चला गया। और थोड़ा आगे जाते ही उसने देखा कि उन दोनों की लाशें पहाड़ से नीचे गिरी हुई थी। लाशों को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि फिसलने की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन एक बात अजीब थी जो सिर्फ गगन ही नहीं बल्कि सब गांव वालों ने भी महसूस की थी, और वो यह थी कि गगन की बीवी की छाती पर दाईं तरफ कुछ स्कैज्म के निशान थे जिनसे खून निकल रहा था। क्योंकि यह पहाड़ी इलाका था तो गांव वालों ने सोचा कि शायद किसी जानवर ने उनकी लाश देखी होगी और गगन की बीवी को नोच लिया होगा। पहाड़ी इलाकों में, खासकर पौधी में, सियार बहुत होते हैं और वे गिरे हुए गोश्त को खाने लगते हैं। So this was common for them. लेकिन अपनी बीवी और मां की लाश देखकर गगन पूरी तरह टूट चुका था। उसने न सिर्फ अपनी मां और बीवी को खोया था, बल्कि अपने आने वाले बच्चे को भी खो दिया था। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था और उसकी बेटियां भी अपनी मां और दादी को इस हालत में देखकर रोए जा रही थी। जैसे तैसे गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया और सारे रस्मों रिवाज के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब परिवार में सिर्फ 3 लोग बचे थे। गगन, उसकी बद्धी बेटी जो कि 11 साल की थी, और उसकी छोटी बेटी जो 10 साल की थी। और अब जाहिर है क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था जो इन बच्चों की देखभाल कर सके, तो गगन ने अपनी फौज की नौकरी छोड़ दी। उसने यह फैसला इसीलिए लिया था क्योंकि उसके हिसाब से वह अपने बच्चों को माँ बाप के बिना नहीं छोड़ना चाहता था, खासकर अभी। लेकिन कुछ दिनों बाद गगन का मूड एकदम से बदल गया। उसे अपनी जिंदगी बेकार सी लगने लगी थी। उसने कुछ दिन पहले ही अपनी माँ, बीवी और बच्चे को खोया था और अब फौज से भी इस्तीफा दे दिया था। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, उसके पास उसके पिताजी का दिया हुआ खेत तो था, लेकिन उसका कोई काम करने का मन नहीं था। उसे अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से अब उसे अपनी दोनों बेटियों से भी चिढ़ होने लगी थी। कुछ वक्त गुजरा, उसकी बेटियां बद्धी हो गई थीं, तो अब वे भी घर के कामों में हाथ बंटाने लगी थीं। वे घर का काम तो करती ही थीं, लेकिन अपने पिताजी के खेत में भी मदद करती थीं। अब ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। एक दिन जब दोनों बेटियां खेत से घर आ रही थीं, तो बद्धी बेटी को कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पूरी जिस्म पर कोई बहुत भारी बोझ रख दिया हो। उसने इस चीज को नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि शायद उसे थकान महसूस हो रही है। लेकिन उस दिन के बाद से उसके रवैये में कुछ तब्दीलियां आने लगी। शुरुआत हुई उसकी जिस्मानी तब्दीलियों से। उसके शरीर पर बड्ढे बड्ढे जख्म होने लगे थे, जो आमतौर पर ज्यादा शराब पीने से होते हैं, और वह घर की एक दीवार की तरफ देखकर मुस्कुराती थी। ये सब देखकर गगन का गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था।
और अब वह अपनी बेटी को मारने लगा था। जिस्मानी तब्दीलियां तो हो ही रही थीं, लेकिन अब रात को वह अजीब अजीब वक्त पर उठकर चिल्लाने लगती थी। कभी वह कुछ फुसफुसाती थी तो कभी वह बस दीवार की तरफ देखती रहती थी। दोनों बहनें रात को एक साथ ही सोती थीं, तो जाहिर है कि छोटी बहन यह सब देखकर डर गई थी, लेकिन वह उससे भी ज्यादा अपने बाप से डरती थी, जिसकी वजह से उसने अपने पिता को यह सब कुछ बताना ठीक नहीं समझा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, बद्धी बेटी की हरकतें और ज्यादा बदल रही थीं, और एक दिन गगन ने अपनी बद्धी बेटी की छाती पर दाईं तरफ वैसा ही निशान देखा जैसा उसने अपनी बीवी की लाश पर देखा था। यह देखकर वह डर गया और फौरन अपनी बेटी को मंदिर ले गया ताकि पुजारी उसकी पूजा कर सके, और अगर उसकी बेटी पर कोई साया था तो वह उसे हटा सके। पंडित ने बच्ची की हालत देखते ही पूजा शुरू कर दी। जैसे ही पंडित ने पूजा शुरू की और बच्ची की आंख में देखा तो वह एकदम से घबरा गए और उन्होंने गगन की तरफ देखा। पंडित ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, मसान। अब जिन्हें यह पता नहीं है कि मसान क्या होता है, दरअसल पौडी या गढ़वाल में ऐसे भूत जो इंसान पर सवार हो जाते हैं उन्हें मसान कहते हैं। मसान बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वे ऐसे ही बिना वजह किसी के जिस्म पर कब्जा नहीं करते। कोई न कोई मकसद, कोई वजह होती है उनकी, और अगर उन्होंने एक बार किसी के जिस्म पर कब्जा कर लिया तो वे आसानी से उसे नहीं छोड़ते। ऐसा कहा जाता है कि मसान जिस जिस्म को काबू करते हैं उसकी एक झलक में ही इतना खौफ होता है कि लोग डर के मारे बीमार पड़ी DDH जाते हैं। ये गैर हकीकी और गैर फितरी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए मैंने यह चीज अपनी आंखों से देखी है। हमारे गांव में मैंने कई मसान की पूजा देखी है और उनकी आंखों में वह डर हमेशा मुझे डराता था। अब ये जो पुजारी थे वे वहां से भागते हुए चले गए और गगन अपनी बेटियों को लेकर घर वापस आ गया। बद्धी बेटी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वह खुद को नोचती, कभी चिल्लाती तो कभी अजीब अजीब बातें करती। वह बार बार रसोई की तरफ देखती रहती और रसोई की दहलीज पर अपना सर मारती रहती, और क्योंकि यह सब गांव में हो रहा था तो यह बात गांव में आग की तरह फैल गई और गांव वाले गगन के घर के पास जमा हो गए थे सब तमाशा देखने के लिए। फिर भी उनके मन में डर तो था ही, तो उन्होंने डर के मारे गगन से कहा, तुम यह गांव छोड़ जाकर चले जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की वजह से हमारे परिवार को कोई नुकसान हो। शायद कुल देवता तुमसे नाराज हैं, शायद तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई थी। इस हालत में गगन कहीं जा भी नहीं सकता था, वह भी अपनी दोनों बेटियों को लेकर। मैं मतलब वह जाता भी कहां? उसका जो भी घर था, जो भी काम था, वह सब कुछ तो चला ही गया था। अब बस उसके पास उसकी बेटियां और उसका गांव बचा था। उसे पूरा यकीन था कि उसके कुल देवता उसकी बेटी की हिफाजत करेंगे, तो उसने गांव वालों से 1 हफ्ते का वक्त मांगा। अगर 1 हफ्ते में उसकी बेटी ठीक नहीं हुई तो वह खुद वहां से चला जाएगा। इस भिड्डा में पुजारी भी था और उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी उसे कुछ इशारों में कहना चाह रही थी, तो पुजारी ने चुपके से गगन की छोटी बेटी को अपने पास बुलाया। उसने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम कुछ कहना चाहती हो? उस छोटी बच्ची ने अपने पिता की तरफ देखा, गगन की तरफ देखा तो पुजारी समझ गया। पुजारी ने उस बच्ची से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे बताओ तुम क्या बोलना चाहती हो। गगन ने सब कुछ देखकर इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन पुजारी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने फिर से छोटी बच्ची से पूछा, तुम क्या बताना चाहती हो बेटी, मुझे बताओ। तो उस वक्त तो अपने पिता के डर से वह छोटी बच्ची वहां से भाग गई थी, लेकिन कुछ आधे घंटे 1 घंटे बाद जब वहां भेड़ा छंटनी शुरू हो गई थी और गगन वहां नहीं था, तो वह छोटी बच्ची पुजारी के पास गई और उसने सब कुछ पुजारी को बता दिया। वहां पर और लोग भी थे और जो कुछ भी उन्होंने सुना उसे सुनकर उन्हें यकीन नहीं आया कि यह सब सच है। छोटी बच्ची के मुताबिक उसके पापा अपनी फौज की ड्यूटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनका बिल्कुल मन नहीं था गांव में रहने का। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है, तभी से उन्होंने यह सोच लिया था
कि वे यहां आकर अपने पिताजी की बची हुई जमीन पर कब्जा कर लेंगे। मैंने आपको कहानी के शुरू में बताया था कि पिताजी के 2 बेटे थे और गगन उनका छोटा बेटा था। तो गगन के पिताजी और इन बच्चों के दादा ने अपनी ज्यादातर जमीन अपने बड्ढे बेटे सुशील को दे दी थी, जिसकी वजह से गगन को अपने ही पिताजी से नफरत हो गई थी। उसे जमीन का लालच था, जो हम अक्सर परिवारों में देखते ही हैं कि कैसे एक बेटा विरासत के लिए आपस में झगड़े लड़ाई कर लेता है और कुछ भी तरीका इस्तेमाल करता है उस जमीन को पाने के लिए। इसलिए गगन गांव वापस आया था। उसने सोचा कि अगर मैं आखिरी वक्त में अपने पिताजी के पास रहूंगा तो शायद उनका मन बदल जाएगा, पर उसकी बदकिस्मती कह लो या फिर उसके बड़े भाई सुशील की खुशकिस्मती, उसके पिताजी ने अपना इरादा नहीं बदला। पर सुशील को कुछ अंदेशा हो चुका था कि गगन के इरादे ठीक नहीं हैं। इसलिए सुशील ने अपने हिस्से में से एक खेत गगन को दे दिया था, जिसे पाकर गगन को और भी चिढ़ हो गई थी। उसे लगा कि उसका भाई उसे भीख दे रहा है और अब वह अपने परिवार की तरफ और भी ज्यादा कड्डवाहट महसूस करने लगा था। पर यह सब तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद जो बच्ची ने बताया वह और भी ज्यादा हैरानकुन था। बच्ची ने कहा कि उसकी मां का खून हुआ था। उस छोटी बच्ची ने कहा कि उसकी दादी और मम्मी का हादसा नहीं बल्कि खून हुआ था और उसका खूनी कोई और नहीं बल्कि खुद उसके डैड थे। यह सुनकर गांव के लोगों ने गगन को पकड़े डाक लिया ताकि वह कहीं भाग ना पाए। अब यह तो पता चल गया था कि गगन ने ही अपनी मां और बीवी का कत्ल किया था, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? आखिर जिस बीवी से वह इतना प्यार करता था, भला वह उसे क्यों मारेगा? तो इसका पता लगाने के लिए पुजारी ने बड्ढी बेटी पर फिर से झाड़ फूंक की और चिल्लाकर उससे पूछा कि वह यहां क्या करने आई है, उसका मकसद क्या है, उसके साथ क्या हुआ था। असल में बद्धी बेटी के अंदर उसकी मां मधु की रूह थी। उसने बताया कि सुबह वह अपनी सास के साथ कुल देवी के मंदिर जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें गगन मिला। गगन बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं नहीं चाहता कि मुझे फिर से एक और लड्ढाचकी हो। अगर तेरी कोख में लड्ढाचकी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गगन की मां उस वक्त वहीं थी और अपने बेटे को इस रूप में देखकर वह एकदम हैरान थी कि आखिर उनका बेटा ऐसा कैसे बोल सकता है, जबकि उसकी पहले ही 2 बेटियां हैं और वह उनसे इतना प्यार करता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि गगन को लड्ढाचकी कभी चाहिए ही नहीं थी। वह हमेशा से अपनी बेटियों से नफरत करता था। गगन को एक बेटा चाहिए था, अपनी तरह का एक बेटा जो फौज में जाए, जिसके जरिए गगन अपने शौक पूरे कर सके, जो बिल्कुल उसी की तरह हो। बस गगन अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाता रहता था ताकि उसकी मां और बीवी को बुरा ना लगे। गगन ने उन्हें धक्का दिया और वे नीचे गिर गईं और गिरते ही उनकी मौत हो गई थी। ये देखकर मधु सदमे में आ गई थी। वह रोने लगी और उसने गगन से कहा कि वह गांव में सबको बता देगी कि उसने ही अपनी मां का खून किया है। तभी गगन ने गुस्से में अपनी जेब से एक छुरी निकाली और अपनी बीवी की छाती पर मार दी और फिर अपनी मां की तरह उसने अपनी बीवी को भी धक्का देकर पहाड़ा से नीचे गिरा दिया ताकि ऐसा लगे कि उन दोनों का पैर फिसलने से मौत हो गई थी। अब क्योंकि यह इतनी खौफनाक हालत थी, जरा सोचिए कि आपके सामने झाड़ फूंक हो रही हो तो जाहिर है आप डर जाएंगे और ध्यान नहीं दे पाएंगे। और इसी चीज का फायदा उठाकर गगन वहां से भाग गया। लोगों ने उसका पीछा करना शुरू किया और गगन वहां से भाग ही रहा था कि तभी उसका पैर फिसला और वह उसी जगह से गिरा जहां उसकी मां और बीवी मरी थी। लेकिन गगन मरा नहीं, वह सिर्फ फिसल कर नीचे गिरा और उसे कुछ चोटें आई। गांव वालों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। यह साफ था कि पुलिस गगन को भूत की कहानी की वजह से अंदर नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे कुछ वक्त के लिए जेल में बंद रखा और उसके खिलाफ एक केस भी दर्ज किया। गगन के जेल में बंद होने के बाद सुशील ने उनकी दोनों बेटियों को अपना लिया और अब उसकी बद्धी बेटी की तबीयत भी ठीक हो रही थी। और जिस वक्त गगन जेल से बाहर आने वाला था, उसी वक्त गगन के भाई सुशील ने यह साबित करके कि गगन अपनी बेटियों को पालने के लिए फिट नहीं है, उन दोनों बच्चियों की कानूनी हिरासत ले ली
तो खुशकिस्मती से उन बेटियों का अंत उनकी माँ और दादी से बेहतर हुआ। जब भी हम गांव की बातें करते हैं या गांव की भूतियां बातें करते हैं या फिर किसी भूत की बात करते हैं, तो यह सब झाड़ फूंक, पूजा, तंत्र मंत्र सुनने में हकीकी नहीं लगता। लेकिन जिन्होंने भी यह चीज देखी है, जो भी पहाड़ी लोग ये कहानी सुन रहे हैं, मुझे यकीन है कि वे इस चीज से जुड़ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वह नजर कितनी खौफनाक होती है। अगर आपको भी अपनी कहानियां मुझे भेजनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी है, जहां आप अपनी कहानियां भेज सकते हैं।